हेलो स्टूडेंट्स। देखिए अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है कि कंपनी को जब पैसे की जरूरत होती है तो वो शेयर्स इशू करती है और किस में करती है, कैश में करती है। यानी कि अपने शेयर होल्डर से रिक्वेस्ट करती है, ऑफर करती है कि आप आइए, इनविटेशन मतलब इनवाइट करती है कि आप आइए मुझे पैसा दीजिए और इसके बदले एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है उसको भर के वो लोग देते हैं और वो पैसे को वो एक्सेप्ट करती है, राइट। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी कर सकती है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कि यहाँ पे कंपनी कैश नहीं मंगाएगी, यहाँ कंपनी क्या करेगी, कैश के अलावा दूसरा ऑप्शन चुनेगी। या तो उससे एसेट परचेज कर सकती है या उससे बिजनेस भी परचेज कर सकती है। कंपनी क्या कर सकती है स्टूडेंट्स, कि अगर आप इसमें ध्यान से देखिएगा, कंपनी दो काम कर सकती है। एक तो कैश से पैसे मंगा सकती है एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू, वो तो हम पढ़ ही नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं अदर देन कैश। तो कंपनी के पास दो ऑप्शंस है, या तो कंपनी परचेज करेगी एसेट, परचेज कर सकती है एसेट्स, या फिर कंपनी परचेज कर सकती है बिजनेस। क्या कर सकती है, परचेज कर सकती है बिजनेस, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे कि सर एसेट परचेज करके और उसको कैश दे देगी, तो आप गलत समझ रहे हैं। यहां पे कंपनी क्या करेगी, एसेट को परचेज करेगी और परचेज करने के बाद जिस व्यक्ति से इसने एसेट को परचेज किया है उसको कहा जाता है वेंडर। यानी कि जो सेलर होगा, यहां पे जो सेलर होगा उसको हम लोग वेंडर कहेंगे। अगर नाम पता है तो फिर वेल एंड गुड, नाम नहीं पता तो वेंडर कहा जाएगा। और अगर वो बिजनेस परचेज करती है तो बिजनेस का नाम ऑब्वियसली पता ही होगा, ठीक है। और नहीं पता होगा तो उसको वेंडर कंपनी कहेंगे, यानी कि वेंडर जो सेलर है। अब आप ये देखो कि सबसे पहले जब कंपनी एसेट को परचेज करेगी एसेट को, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री फॉर परचेज ऑफ एसेट, एंट्री फॉर परचेज ऑफ एसेट। एसेट को परचेज करने की क्या एंट्री होनी चाहिए। अब आप देखो, दिमाग लगाओ, 11th का फंडामेंटल बेसिक। जब एसेट को परचेज करेगी तो एंट्री क्या होगी, एसेट आ जाएगा बिजनेस में, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया है, वेंडर से। वेंडर का अगर नाम पता है तो यहां वेंडर का नाम लिखेंगे, और वेंडर का अगर नाम नहीं पता तो लिखोगे टू वेंडर्स, ठीक है। बीइंग एसेट परचेज फ्रॉम वेंडर ऑन क्रेडिट। मान लेते हैं कि उसने एसेट जैसी खरीदेगा, इसकी पहली एंट्री स्टूडेंट्स ये आएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। इज इट क्लियर। तो एसेट को परचेज करने की एंट्री क्या होगी, एसेट टू वेंडर। ये है हमारी बेसिक एंट्री। अब क्या होगा, अगर कंपनी वेंडर को थोड़ा बहुत पैसा देना चाहती है तो वो उसे पैसा दे सकती है। और अगर कंपनी कहती है कि नहीं, हम आपको ना नया शेयर इशू कर देंगे, हम आपके नाम पे शेयर्स इशू कर देंगे, तो ऐसे में एक दूसरी एंट्री होगी इशू करने की। तो ये तो हो गया एंट्री फॉर परचेज ऑफ एसेट, ये एंट्री नोट करके रखिए। अगर मान लो कंपनी बिजनेस परचेज करती है, बिजनेस, तो अगर कंपनी बिजनेस परचेज करेगी तो क्या यही एंट्री होगी, आंसर है नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि जब कंपनी बिजनेस को परचेज करेगी तो उसमें एसेट्स भी होंगे और लायबिलिटीज भी होंगी। ये बात आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि कोई भी बिजनेस के अंदर लायबिलिटी जरूर रही होगी। तो अगर उस बिजनेस के अंदर लायबिलिटी है तो उसकी एंट्री में थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज क्या होगा कि अगर वो परचेज करता है परचेज ऑफ बिजनेस, ये एंट्री आप नोट कर लीजिए, एंट्री फॉर परचेज ऑफ एसेट, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर का नाम अगर पता होगा तो वेंडर का नाम लिखा जाएगा। और एंट्री फॉर परचेज ऑफ एसेट, अगर मान लो एसेट परचेज करता है, अगर मान लेते हैं कि एसेट परचेज करता है बिजनेस, बिजनेस, तो एंट्री क्या होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर वो बिजनेस परचेज कर रहा है तो जितने एसेट्स होंगे वो बताया जाएगा, जितनी लायबिलिटीज होंगी वो भी बताया जाएगा, और कितने का एसेट खरीदा गया है, यानी कि परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं, कि वेंडर से बात हुई होगी कि भाई देख कितनी कीमत तेरी बिजनेस की लगाई जाए, तो वो भी बात हुई होगी। तो उसकी एंट्री क्या होती है स्टूडेंट्स, एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स में बहुत सारी एसेट्स हो सकती हैं, एसेट्स में बहुत सारी एसेट्स हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहां पे हमेशा क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, ये तो हो गई हमारी बेसिक एंट्री की एसेट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। मान लेते हैं कि एसेट्स सब मिला के, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, बहुत सारी एसेट्स होंगी, सब एसेट मिला के सपोज करो 7 लाख की है,
7 लाख की है। और लायबिलिटीज जो है स्टूडेंट्स, लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ठीक है, और ये ऐसे बहुत सारी लायबिलिटीज हो सकती हैं। तो अगर मान लेते हैं लायबिलिटीज हमारी 2 लाख की, कितने की है, 2 लाख की, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो वेंडर का परचेज कंसिडरेशन है, जो तय किया गया है पैसा, वो पैसा इन दोनों का नेट बैलेंस होगा। नेट जो नेट एसेट्स आता है ना, उसके अलावा जो, अगर आप देखो नेट एसेट्स कैसे निकलता है, 7 लाख में से 2 लाख माइनस कर दो। नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या है, आपको याद ही होगा। नेट एसेट्स क्या होते हैं, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो जो टोटल एसेट्स में से जब हम लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो जो अमाउंट बचेगा वो हमारा परचेज कंसिडरेशन बन जाएगा। एक बार फिर बता देता हूं, जितने हमारे टोटल एसेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, सब मिला के 7 लाख आए हैं, और जितने लायबिलिटीज हैं सब मिला के 2 लाख आए हैं। तो हमारा नेट एसेट्स कितना बना, आप कहोगे सर माइनस कर लो, टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज हटा दो। तो मैं भी वही कर रहा हूं, टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज को हटा देता हूं। तो 7 लाख में से 2 लाख जब माइनस होगा तो 5 लाख बचेगा। तो वेंडर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5 लाख। तो हमारा हो गया परचेज कंसिडरेशन। तो हमारा परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया, 5 लाख। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है सर, परचेज कंसिडरेशन होता है बेटा कि जब बिजनेस बेची गई थी तो उस समय जो वेंडर था उसने बोला होगा कि मेरी कीमत इतनी है बिजनेस की, तो उस समय उसकी कीमत ऐसे निकाली जाएगी। अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो अब मान लेते हैं एक बार को कि जो वेंडर था उसने बोला कि मेरे एसेट्स 7 लाख के हैं, लायबिलिटी उसके 2 लाख के हैं, और पहले ही तय हो गया है कि वो बिजनेस जो खरीदी गई है वो 6 लाख की खरीदी गई है। कितने की खरीदी गई है, 6 लाख की। तो अब मान लो कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एसेट्स आपके 7 लाख के हैं, लायबिलिटीज आपके 2 लाख के हैं, और वेंडर्स के साथ बिजनेस की एग्रीमेंट हो रखा है कि उसकी जो परचेज कंसिडरेशन है वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि परचेज कंसिडरेशन 6 लाख था। तो यहां तो हमें 6 लाख लिखना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स, यहां पे हमें 6 लाख लिखना पड़ेगा क्योंकि वेंडर के साथ जो तय हुआ है वो 6 लाख हुआ है। तो ऐसे में डेबिट साइड कम पड़ जाएगा। तो डेबिट साइड अगर कम पड़ जाता है तो इसको हम मान के चलते हैं कि बिजनेस की ये गुडविल रही होगी। तो बिजनेस की गुडविल कितनी आ जाएगी, गुडविल ये आ जाएगी, इसे बोल लेते हैं बैलेंसिंग फिगर है ये। तो ये गुडविल हमारी यहाँ पे ऐसे केस में ये निकल के आ जाएगी। तो क्या करेंगे, टोटल लायबिलिटी प्लस वेंडर को दोनों को ऐड करके और इसके साथ माइनस करेंगे, जो भी कम पड़ेगा ये हमारा गुडविल आ जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब हम बिजनेस परचेज करते हैं तो जो नॉर्मल एंट्री होती है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, जरूरत पड़ी तो गुडविल आएगा, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं आएगा, टू लायबिलिटी टू वेंडर। और इसका उल्टा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि परचेज कंसिडरेशन कम भी हो, जरूरी थोड़ी ना कि 6 लाख ही रहेगा। तो ऐसे में मान लेते हैं कि हमारा परचेज कंसिडरेशन जो दिया गया था, अब ये मैं गुडविल मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, परचेज कंसिडरेशन जो दिया गया था ये हमारा स्टूडेंट्स दिया गया था 4 लाख। कितना दिया गया था, 4 लाख। तो मैं यहां पे 4 लाख लिख दूंगा। अब आप एक चीज देखो, जरा ध्यान से नोटिस करना, बिजनेस में तय हुआ था कि परचेज कंसिडरेशन 4 लाख होगा, ये बिजनेसमैन और कंपनी के बीच में बात हो रखी है। बिजनेस का एसेट था 7 लाख और बिजनेस की लायबिलिटीज थी सिर्फ 2 लाख। अब बीच में बैलेंसिंग फिगर देखो क्या आ रहा है, ये तो हम लिखना ही लिखना पड़ेगा। लायबिलिटी आप 2 लाख लिखोगे ही लिखोगे, अब 7 लाख लिखोगे ही लिखोगे। अगर यहां पे कम पड़ जाता है, अगर यहां पे कम पड़ जाता है तो ये आ जाएगा टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो इस सिचुएशन में हमारा 1 लाख का कम पड़ रहा है तो यहां पे हम कैपिटल रिजर्व यहां पे लिखेंगे, ये भी बैलेंसिंग फिगर है। इज इट क्लियर? और अगर गुडविल लिखना है तो गुडविल भी हमारा बैलेंसिंग फिगर हो सकता है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं कि परचेज ऑफ बिजनेस की एंट्री क्या होती है, तो एंट्री होती है जितने एसेट्स अकाउंट है डेबिट, गुडविल अगर जरूरत पड़ी तो गुडविल अकाउंट डेबिट, टू लायबिलिटी, लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और भी बहुत सारी लायबिलिटी हो सकती है, टू वेंडर और टू कैपिटल रिजर्व। तो मैं अब अगर मैं अमाउंट ये मिटा दूं तो ये हमारी एक जर्नल एंट्री बन सकती है। अब डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से एंट्री बनेगी। जितने एसेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, सबको आप डेबिट कर लीजिए। कम पड़ जाएगा तो गुडविल। सारा खेल जो है वेंडर के ऊपर टिका हुआ है। अगर क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन दिया है तो वेंडर आपको यहाँ पे तुरंत लिखना पड़ेगा और उसके हिसाब से डिसाइड करोगे कि एसेट आएगा या नहीं, गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक एंट्री। अब देखो दो एंट्री एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर बिजनेस ने परचेज किया होगा एसेट
तो एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ये हो गई हमारी एंट्री, याद रखिए। और अगर इसने बिजनेस को परचेज किया है, अगर इसने बिजनेस को परचेज किया है स्टूडेंट्स, तो हमारी एंट्री क्या बनी? फिर से देखिए, ये एंट्री बनी। क्या? यहां एंट्री बनी एसेट अकाउंट डेबिट गुडविल टू लायबिलिटी टू वेंडर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक एंट्री, ठीक है। अब क्या करती है कंपनी? ये दो एंट्री, दोनों में से एक एंट्री आएगी क्वेश्चन में। अब बुक में आपको ये कहेगा कि कंपनी ने क्या किया, थोड़ा सा इमीडिएटली जो वेंडर है उसको पे कर दिया। हो सकता है कि कंपनी वेंडर को थोड़ा बहुत पे कर दे। तो अगर वो वेंडर को पे करती है तो क्या एंट्री होगी? मान लेते हैं कि परचेज ऑफ एन एसेट, बिजनेस ने एक एसेट को परचेज किया। देखिए जरा यहां पे, मान लेते हैं कि बिजनेस ने एसेट्स परचेज किए। तो एसेट परचेज करने की एंट्री क्या है? परचेज ऑफ एसेट। इसकी एंट्री क्या है स्टूडेंट्स? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ये तो मैंने अभी अभी बताया था आपको, ठीक है। बीइंग एसेट्स परचेज, बीइंग एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब मान लेते हैं कि कंपनी ने थोड़ा बहुत पेमेंट वेंडर को कर दिया, तो पेमेंट करेगी तो पेमेंट टू वेंडर क्या होगा? पेमेंट टू वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, या सिर्फ वेंडर का नाम लिखना है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग अमाउंट पेड टू वेंडर। अगर थोड़ा बहुत अमाउंट पे कर देता है तो वेंडर टू बैंक। आपको भी पता है कि यहां पे कंपनी पैसा देने के लिए नहीं एसेट को परचेज कर रही है, शेयर्स इशू करने के लिए कर रही है। अगर थोड़ा बहुत पेमेंट करता है तो ये एंट्री आएगी आएगी। इसके बाद जो भी पैसा बच गया, कंपनी कह रही है हम तो शेयर्स इशू करेंगे, इक्विटी इशू करेंगे, प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, तो उसकी एंट्री क्या आएगी? तो इस एंट्री फॉर इशूइंग ऑफ शेयर्स टू वेंडर, वेंडर को शेयर्स इशू करने की एंट्री क्या होगी? अब देखो शेयर्स दो तरीके से इशू कर सकते हैं, या तो पार पे करेगा या फिर प्रीमियम पे करेगा। अगर पार पे इशू करता है, पार का मतलब है प्रीमियम नहीं चार्ज कर रहा है, सिंपल इशू कर रहा है, तो ऐसे में क्या एंट्री होगी? एंट्री नोट कर लीजिएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट। ये वाली एंट्री है वेंडर अकाउंट डेबिट, क्योंकि वेंडर को हम पे कर रहे हैं, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हम क्या करेंगे? इसको इक्विटी शेयर्स दे देंगे। इसकी एंट्री है ये, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और आगे समझेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो बीइंग डैश शेयर्स इशूड टू वेंडर ऑन पार। अब कितने शेयर्स इशू किए हैं ये हमें सॉल्व करना पड़ता है, वो मैं अभी सिखाऊंगा। और मान लो कि अगर प्रीमियम पे होता है, प्रीमियम पे, तो क्या एंट्री होगी? यही एंट्री होगी स्टूडेंट्स। अगर ये प्रीमियम पे होता है तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ये एंट्री आप नोट कर लीजिए, ये एंट्री बनेगी। अगर पार पे इशू करता है तो वेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे इशू करता है तो वेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर यहाँ पे शेयर्स का कैसे पता चलेगा? देखिए शेयर्स का कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा, वो उसके लिए एक फॉर्मूला है। अगर आपको मैं बताऊं नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला, तो यहां पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? देखो, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज कंसिडरेशन अपॉन प्राइस ऑफ शेयर।
परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन का मतलब है जब बिजनेस परचेज की गई थी तो वेंडर से उसकी कीमत कितनी लगाई गई थी। हो सकता है कि वेंडर से 5 लाख कीमत लगाई गई हो, 4 लाख लगाई गई हो, 6 लाख लगाई गई हो, तो वो हमें यहाँ पे दिखाना होता है। यानी कि जो आपने टू वेंडर किया है ना, जब एंट्री पास करते हो तो एसेट टू वेंडर जो करते हो तो वो जो टू वेंडर किया है वही यहाँ पे आएगा, टू वेंडर वाला अमाउंट अपॉन प्राइस ऑफ शेयर्स। अगर मान लो 100 रुपीज के शेयर है तो 100 से होगा, 10 रुपीज का शेयर है एक शेयर तो 10 रुपीज से होगा। और अगर क्वेश्चन में बोलता है कि प्रीमियम पे किया है तो प्राइस ऑफ शेयर्स पर प्लस प्रीमियम। मान लो कि 10% का प्रीमियम है तो 110 हो जाएगा, 20% का प्रीमियम है तो 120 हो जाएगा। ठीक है, एक इमेजिनरी क्वेश्चन लेके करते हैं और फिर उसके बाद हम अपने टीएस अग्रवाल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां ज्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेके करते हैं पहले और उसके बाद हम सिंपल करेंगे। देखो मान लेते हैं कि राज लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, मान लेते हैं कि कंपनी है राज लिमिटेड कंपनी, उसने इशू किया, इसने क्या किया, सॉरी इसने परचेज किया है, परचेज एसेट्स फ्रॉम मोहन, मोहन से इसने एसेट को परचेज किया। ठीक है, और एसेट कितने के थे, एसेट थे एक तो लैंड एंड बिल्डिंग थी, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी, ₹6 लाख की थी। ठीक है, इसके बाद इसने एक फर्नीचर भी खरीद लिया उसी से, फर्नीचर्स खरीदे कितने के थे, 1 लाख के। ठीक है, आगे समझ में। और उसके बाद और भी मतलब लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा 6 लाख का, फर्नीचर कर लेते हैं 4 लाख का। ठीक है, ये खरीदे दो चीजें उसने, यानी कि एसेट्स खरीदे 6 लाख और 4 लाख के। और कंपनी ने बोला, मतलब राज लिमिटेड ने बोला मोहन को कि भाई देख हम तेरे से लैंड खरीद लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख का, फर्नीचर खरीद लेते हैं 4 लाख रुपए के, और ये शेयर्स ना हम तुझे 100 रुपए के हिसाब से इशू कर देंगे। यानी कि बोला गया है कि इशू कर देंगे, इशू शेयर्स कर देंगे। तो कौन से शेयर्स इशू करेंगे, इक्विटी शेयर्स, मैं लिख देता हूं, इशू करेंगे इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100, ये बोला गया है। अब देखो बोला पास द एंट्री इन द बुक्स ऑफ राज लिमिटेड कंपनी, तो अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये कौन सा केस है बेटा, ये परचेज ऑफ एसेट वाला केस है या परचेज ऑफ बिजनेस है। तो आंसर है सर इसने एसेट परचेज किया क्योंकि मोहन से खरीदा है, मोहन कोई कंपनी थोड़ी ना, इंडिविजुअल है। तो पहला वाला केस है कि इसने एक सिर्फ एसेट्स खरीदे, अगर बिजनेस खरीदता तो हो सकता है लायबिलिटी भी होती, इसीलिए सिर्फ एसेट एसेट है। अब एंट्री कैसे पास करेंगे, देखिए पहले लिखेंगे एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राज लिमिटेड, ये तो हो गई। यहां पे आ जाएगा डेट, यहां आ जाएगा पर्टिकुलर्स हमेशा की तरह, यहां आ जाएगा लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो यहां इतना हम पहले करते हैं ये। अब देखना ध्यान से, सबसे पहली एंट्री, पहली एंट्री इसने क्या किया, राज लिमिटेड जो कंपनी थी इसने मोहन से कितने का एसेट खरीदा बेटा, इसने एसेट खरीदा है 6 लाख का और 4 लाख का। तो पहली एंट्री क्या थी याद है, एंट्री थी एसेट टू वेंडर। अब यहां पे वेंडर का नाम आपको पता है तो इसीलिए एसेट टू वेंडर की जगह वेंडर का नाम लिखोगे। तो एसेट कौन कौन से हैं, एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, टू वेंडर, वेंडर कौन है, वेंडर है मोहन, तो टू मोहन। याद रखना अगर आप नाम लिखते हो ना तो मोहन सा अकाउंट लिखना पड़ेगा, और अगर खाली मोहन लिखोगे तब भी चलेगा। तो मैं सिर्फ मोहन लिख रहा हूं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर टू मोहन, जर्नल एंट्री होती है एसेट टू वेंडर। तो एसेट लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी, 6 लाख की थी, फर्नीचर कितने का था, 4 लाख का था। कुल मिला के अब देखो मैं बता रहा हूं परचेज कंसिडरेशन, मैंने कहीं बताया था कि मोहन सेन ने कितने का परचेज कंसिडरेशन किया। फॉर्मूला क्या था, टोटल एसेट में से अगर हम लायबिलिटी माइनस कर देते हैं तो हमारा जो है परचेज कंसिडरेशन आ जाता है। वैसे भी अगर आप मोहन से एसेट खरीद रहे हो तो 10 लाख का ही तो परचेज कंसिडरेशन बना, आपने 10 लाख का ही तो खरीदा। तो आप क्या करोगे, अगली एंट्री क्या होगी, आपने मोहन को कुछ भी पे नहीं किया, मोहन को आपने कुछ 1 रुपया भी पे नहीं किया, तो एंट्री क्या हो जाएगी,
यहां पे नरेशन लिख देते हैं बीइंग एसेट्स परचेज फ्रॉम मोहन। अब हमारी अगली एंट्री होगी इसको इशू करने की, क्योंकि कंपनी राज लिमिटेड कंपनी ने बोला था कि मोहन को हम शेयर्स इशू कर देंगे, फुल्ली पेड शेयर्स। किसने के? 100 के। प्रीमियम पे नहीं कर रहे, पार पे कर रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी? अब एंट्री याद करो, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो एंट्री होगी, वेंडर का नाम हमें पता है, तो मोहन। मैं यहां अकाउंट अगर नहीं लगा रहा हूं तो यहां पे भी जरूरत नहीं है, और अगर मैं लगाता हूं तो मोहन्स अकाउंट हो जाएगा। तो मोहन्स अकाउंट डेबिट टू क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग कितने नंबर ऑफ शेयर्स, बीइंग दिस मच इक्विटी शेयर्स इशूड एट पार। अब देखो यहां समझो, अब कई बच्चे ये बोलेंगे कि सर बहुत आसान है, आपने 10 लाख किया है ना, तो वेंडर तो यहां 10 लाख आएगा ही आएगा, और क्योंकि आपने पार पे किया है तो ये भी 10 लाख आएगा। बिल्कुल सही है, पार पे करते हैं तो यही एंट्री आनी है। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकालने आना चाहिए स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स फॉर्मूला है परचेज कंसिडरेशन अपॉन शेयर्स के रेट कितने हैं, क्वेश्चन में बताएगा शेयर्स के रेट कितने हैं, 100 रुपए। तो यहां 100 रुपए से डिवाइड हो जाएगा। अब परचेज कंसिडरेशन हमेशा कितना होता है? जो मोहन का अकाउंट है यहां पे ये हमारा परचेज कंसिडरेशन है। तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 100, अगर मैं इसे काट दूं तो मेरा जो नंबर ऑफ शेयर्स आ रहा है ये 10,000 आ रहा है। तो मैंने कितने शेयर्स इशू किए? मैंने किए स्टूडेंट्स 10,000 शेयर्स। किस रेट से? 100 रुपए से। तो आप देख सकते हो मेरा 10 लाख रुपए यहां पे आ जाएगा। तो ये मैं यहां पे 10,000 इक्विटी शेयर्स लिखूंगा। तो पार में तो कोई समस्या नहीं है, पार में बहुत आसान है, पार में करना इज अ वेरी सिंपल जॉब, तो बहुत आसान होता है। ठीक है, तो ये एंट्री सीख लीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर टू मोहन, मोहन टू इक्विटी शेयर, ये हो गया। अब मान लो कि इसी क्वेश्चन में जब कंपनी ने मोहन से पैसे खरीदे तो ये भी तो हो सकता था कि जब वो इशू कर रही है तो प्रीमियम पे कर दे इशू। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इशू इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 एट 20% प्रीमियम। अब आप देखो 100 रुपए वाले शेयर्स पे 20 रुपए का प्रीमियम है, तो 20 रुपए का प्रीमियम हो गया। अब क्वेश्चन बदल गया, अब आप क्या करोगे? तो पहली एंट्री तो वही है, लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर टू मोहन, इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। जब आप शेयर्स को इशू करोगे तो यहां एंट्री में अब चेंज आने वाला है। आप कहोगे सर क्या चेंज आने वाला है? तो एंट्री हो जाएगी मोहन्स अकाउंट डेबिट, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये देखिएगा, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर कंपनी शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करती है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसने प्रीमियम पे इशू किया है। अब आप देखो मोहन कितने का था? 10 लाख का, तो आपको भी पता है 10 लाख तो आना ही आना है। अब यहां पे आपको समस्या आ जाएगी कि ये और ये कितना होगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि आप तुक्का थोड़ी ना लगाओगे। तो आपको ऐसे सिचुएशन पे जब प्रीमियम पे पूछता है तो यू विल हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। तो इसके लिए यही फॉर्मूला दोबारा से लगाएंगे हम, ये फॉर्मूला हम दोबारा लगा देते हैं, ठीक है, और लगा के देखते हैं कि कैसे निकलेगा। देखिए दोबारा से फॉर्मूला लगाओ, परचेज कंसिडरेशन कितना था बेटा? मोहन से परचेज कंसिडरेशन कितना है? 10 लाख। वैल्यू कितनी है शेयर्स की? सर 100 रुपीज है, और प्रीमियम भी तो है, तो फॉर्मूला क्या था? 100 प्लस प्रीमियम। तो अगर आप देखो तो 100 प्लस 20% था ना, तो 100 रुपए का 20% हमेशा प्रीमियम पार पे निकलेगा। तो 100 रुपए का प्रीमियम कितना होगा? 20%, 20 रुपए। तो हम क्या करेंगे? 120 हो जाएगा, समझ रहे हो? तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 120 रुपए कर देंगे। तो अब आप ये देखो, इसको डिवाइड करके देखो, 10 लाख डिवाइडेड बाई 120, ये हम करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 लाख डिवाइडेड बाई 12। अब इसको सॉल्व कर लो,
50,000 यहाँ पे एक बार मैं मिटा के इसको कर देता हूं। देखो ये पॉइंट में आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे पॉइंट में आता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक काम कर सकते हैं कि ये अमाउंट को, चलो इसी को करके दिखाता हूं, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखो, अगर मैं इसके ये 120 ले लेता हूं, ठीक है, इसको सॉल्व करो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालो पहले। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 1 लाख आ गया। 1 लाख को 12 से जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके देखते हैं एक बार कितने से जा रहा है। 1 लाख डिवाइडेड बाई 12, 2 से कट जाएगा, 2 6 जा, ठीक है, और 2 5 जा 10, 50,000, फिर 2 3 जा 25,000, तो 25,000 अपॉन 3 आ गया। तो कितना हो जाएगा आप देखो यहां पे, ये आ रहा है 8,333 शेयर्स। अब एक बात बताओ, क्या शेयर्स पॉइंट में आ सकते हैं? आंसर है नहीं आ सकते सर, कोई चांस ही नहीं आने का। शेयर्स कभी पॉइंट में आ ही नहीं सकते। तो अगर शेयर्स पॉइंट में नहीं आते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि बाकी का पैसा उसने बैंक से पे कर दिया होगा, बाकी का पैसा उसने बैंक से पे किया होगा। और एक चीज और ध्यान रखना, चेक जो होता है ना 100 रुपए से ज्यादा का ही होता है। तो अगर 100 रुपीज से कम में आएगा, क्योंकि शेयर्स का दाम ही 100 रुपए है, तो 100% जो है पैसा 100 रुपए से कम में आएगा। तो 2 बैंक की जगह यहाँ 2 कैश लिखोगे। डिपेंड करता है, अगर 100 रुपए से कम में आता है तो 2 कैश आ जाएगा। तो अब हमारा कितना आया देखिए यहाँ पे 8,333.3। ये मान लेते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स हमारा इतना आएगा। ये वैसे तो मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, इतना ही आ रहा है। एक बार आप फिर से देख सकते हो, इतना ही आ रहा है, ठीक है। 8,333 शेयर्स मान लेते हैं। तो 8,333 शेयर्स, हर एक शेयर का दाम कितना है? हमेशा शेयर कैपिटल में पार से होता है, तो 100 रुपए रखा गया था, तो इतना ये आ गया। तो इसको एक बार इंटू करके मैं यहाँ पे इंटू करके दिखा देता हूं। अगर मैं इसको इंटू करूं तो डबल जीरो और लग जाएगा हमारा, तो 8,333 और डबल जीरो, तो कितना आ गया 8,33,300। कितना आ गया 8,33,300, ठीक है। अब देखो बाकी का जो है कितना था 20 रुपए, 8,333 इंटू 20, इसको 20 से इंटू कर दो, मैं यहां ऊपर कर लेता हूं 8,333 इंटू 20, इतना आ गया स्टूडेंट्स 2,46,660, 2,46,660। और बाकी का जो बच गया है, अगर आप देखो बाकी का जो बच गया है वो हम यहां पे क्या करेंगे, कैश में भेज देंगे। मेरी बात क्लियर है सबको? तो इसको बाकी वाले को हम लोग कैश में भेज देंगे। अगर इसका हम टोटल करेंगे, ये जो टोटल कम पड़ रहा है यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अगर आप यहां देखो 40 रुपए का कम पड़ रहा है तो हम 40 रुपए से ये दिखा देंगे, ठीक है। तो ये 40 रुपए टू कैश आ गया, बाकी का जो है हमारी सिंपल एंट्री बनी। ये तो था कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। ज्यादातर आपको नंबर ऑफ शेयर्स सिंपल मिलेंगे, डिवाइड करोगे तो सीधा सीधा कट जाएंगे। लेकिन अगर गलती से नहीं कटते हैं, जैसे ये क्वेश्चन इमेजिनरी था और अच्छा ही हुआ कि नहीं कटा, तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स 8,333 है। अब आधा शेयर थोड़ी ना कोई इशू करेगा, शेयर्स या तो 1 होगा या 2 होगा, आधा थोड़ी ना होगा। तो इसीलिए 8,333 शेयर्स इंटू 100, 8,333 शेयर्स के हिसाब से 20 रुपए प्रीमियम का, ये आ गया 8,33,300, 2,46,660, बच गया 40 रुपए। 40 रुपए कैश में दे दिया होगा, मोहन को बुलाया होगा, आजा भाई चाय वो पी ले या जो भी करना है, ये ले इतना पैसा ले अपना और साइड है। तो हिसाब पूरा होना चाहिए। तो ये हमारी एंट्री होगी बस। अब किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये कौन सा क्वेश्चन था, परचेज ऑफ एसेट फ्रॉम मोहन। अब अगर बेटा कोई कंपनी बिजनेस से भी परचेज करती है ना एसेट, अगर कोई कंपनी बिजनेस से भी परचेज करती है तो उसमें नई चीज तो कुछ भी नहीं होगी। मान लेते हैं कि किसी कंपनी ने, इसी क्वेश्चन को मान लेते हैं, इमेजिनरी लेके चलते हैं कि मान लो कंपनी ने क्या किया बेटा, यहाँ पे ये मिटा रहा हूं मैं, हाँ ये मिटा रहा हूं। मान लो कि किसी कंपनी ने बिजनेस खरीदा, परचेज एसेट फ्रॉम, कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम कुछ भी रख लेते हैं, टायर्स लिमिटेड। नाम ही रखने से मतलब है ना हमें, टायर्स लिमिटेड रख लो। तो क्या हुआ, कंपनी ने बिजनेस खरीदा है।
तो लैंड एंड बिल्डिंग थी 6 लाख, फर्नीचर था 4 लाख, क्रेडिटर्स था 2 लाख रुपए, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है, साइलेंट है क्वेश्चन, इसके अलावा क्वेश्चन साइलेंट है। तो अब हम परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे? देखो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, ये नया क्वेश्चन बन गया हमारा, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे? एंट्री इन द बुक्स ऑफ राज लिमिटेड कैसे होगी? देखिए ये इस बार कंपनी ने ना बिजनेस खरीदा है, स्टूडेंट्स ध्यान रखना, क्या खरीदा है? बिजनेस। तो एंट्री कैसे होगी? एंट्री इन द बुक्स ऑफ राज लिमिटेड, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राज लिमिटेड, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अब देखो सबसे पहले एंट्री होगी एसेट को परचेज करने की, बिजनेस परचेज कर रहा है ना तो लायबिलिटी भी परचेज करेगा। तो एंट्री क्या हो गई? देखो यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कौन है? वेंडर। वेंडर का नाम पता है ना आपको? वेंडर का नाम क्या है? वेंडर का नाम है टायर्स लिमिटेड, तो टू टायर्स लिमिटेड और टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के बेटा? यहां पे चेक करो एक बार, 2 लाख के हैं। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है? 6 लाख की है। फर्नीचर कितने की है सर? फर्नीचर 4 लाख की है। तो परचेज कंसिडरेशन कितने का आया? परचेज कंसिडरेशन आया, मैंने बताया था ना, नेट वैल्यू लेते हैं, तो टोटल एसेट में से ये माइनस कर लो, तो 10 लाख में से 2 लाख निकालो, तो परचेज कंसिडरेशन 8 लाख का आया। कितने का आया स्टूडेंट्स? 8 लाख। ये ऑटोमेटिक आ गया, हमने कुछ नहीं किया, हमने तो सिर्फ बुक वाले ने कहीं परचेज कंसिडरेशन दिया ही नहीं था। अगर क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन देता, कह देता कि परचेज एसेट फ्रॉम टायर लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6 लाख, कितना बोल दिया? फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6 लाख, तो क्वेश्चन पलट जाता है, यहां 6 लाख लिखते और कम या ज्यादा देखते कि कितना आया है। अभी पहले दोनों केस हम समझेंगे, पहले ये केस समझते हैं। यहां पे इसने परचेज किया एसेट्स एंड परचेज एसेट्स फ्रॉम परचेज बिजनेस लिख रहे हैं, बिजनेस, परचेज बिजनेस फ्रॉम टायर्स लिमिटेड, और कुछ नहीं बोला, परचेज कंसिडरेशन में साइलेंट है। तो परचेज कंसिडरेशन कितना आया? 8 लाख। अब अगली एंट्री क्या बनेगी? क्वेश्चन में बोला है इशूड शेयर एट पार, इशूड शेयर्स एट पार, यहां लिख देता हूं इशूड इक्विटी शेयर्स एट पार, यानी कि एट द रेट 100 कर लेते हैं, ठीक है, 100 कर लेते हैं। पार में बोल रहा है, प्रीमियम नहीं बोल रहा है। तो क्वेश्चन क्या बना? वेंडर अकाउंट डेबिट, यानी कि टायर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकालोगे? फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला लगा दो। परचेज कंसिडरेशन कितना है बेटा? परचेज कंसिडरेशन आप कहोगे सर 8 लाख है, तो मैं यहां पे भी लिख देता हूं 8 लाख, और क्योंकि पार पे है तो 100 से इंटू कर दिया, तो 8,000 मेरे शेयर्स आ गए। कितने शेयर्स आ गए? 8,000। तो मैंने क्या किया? 8,000 मेरा ये शेयर्स आ गए, तो मैं लिखूंगा issued 8,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100। अब देखो 8,000 इंटू 100 कितना आ गया? 8 लाख। तो मैंने ये एंट्री पास कर दी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये एंट्री बन गई टायर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर्स कितने स्टूडेंट्स निकले? 8,000। कितने निकले? 8,000। ठीक है, तो 8,000 जैसे ही होगा ये हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके। अब एक और चीज भी हो सकता है कि हो सकता है कि ये बोल दे कि प्रीमियम पे आया। कितने पे आया? प्रीमियम पे। ठीक है, मान लेते हैं कि ये प्रीमियम पे आया, तो इशू डेट यहां पे मैं मिटा देता हूं पहले, और इसको मैं प्रीमियम पे दिखा देता हूं। ठीक है, ये देखिए, मान लेते हैं कि इशूड
इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 एट 25% प्रीमियम। कितना प्रीमियम है बेटा? 25% का प्रीमियम है। एक बार मैंने चेंज किया है, 25% प्रीमियम किया है। अब देखो कैसे होगा, ये जर्नल एंट्री चेंज हो जाएगी। एंट्री क्या बनेगी, एक बार देखते हैं एंट्री क्या बनेगी। एंट्री बनेगी टायर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये बनेगा। अब आप ये देखो नंबर ऑफ शेयर्स तो निकालने पड़ेंगे ना बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स बिना निकाले कैसे करोगे? नंबर ऑफ शेयर्स निकालो। नंबर ऑफ शेयर्स फॉर्मूला क्या है? परचेज कंसिडरेशन अपॉन 100 प्लस प्रीमियम 25 रुपए। आपको भी पता है 100 रुपए का प्रीमियम 25 रुपए होता है। तो आपने क्या किया, परचेज कंसिडरेशन कितना था याद है? 8 लाख का परचेज कंसिडरेशन, ठीक है ना? 8 लाख का परचेज कंसिडरेशन। तो हमने क्या किया, 8 लाख का परचेज कंसिडरेशन कर दिया और 125 रुपए से डिवाइड कर दिया, ठीक है? तो इसको सॉल्व करो, अगर ये कट जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं कटेगा तो टेंशन हो जाएगी। समझ रहे हो? तो अब यहां पे मुझे भी नहीं लग रहा है कि कटने वाला है ये। कट रहा है 6400 आ रहा है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए स्टूडेंट्स? अगर ये सही डिवाइड हुआ है तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हमारे 6400, ठीक है? चेक भी हो जाएगा कि सही आएगी। तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 6400। हम क्या करेंगे, इक्विटी 6400 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 6,40,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम 6400 इंटू 25, ठीक है? तो 6400 को 25 से कर दो, समझ गए? तो कितना आ जाएगा ये देखो, सिक्सटी फोर को 25 से इंटू कर देते हैं, $1,60,000 आ रहा है, 1,60,000 आ रहा है। तो आप एक चीज देखो, मैच कर गया कि नहीं कर गया? तो इससे ये पता चल गया, ये हमारा तरीका है। अगर नंबर ऑफ शेयर्स पॉइंट में नहीं आता है तो हम ऐसे करेंगे, और अगर पॉइंट में आ भी गया गलती से तो जो पॉइंट वाला है टू कैश करके कर दीजिए। तो ये महा आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नया दिमाग नहीं लगाना है। अब आप एक चीज देखो, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या टेढ़ा मेढ़ा पूछ सकता है वो भी बता देता हूं। ये भी बोल सकता है कि जब उसने बिल्डिंग खरीदी, लैंड खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो परचेज कंसिडरेशन आपसे बोल सकता है। कह देगा कि जब इसने बिजनेस खरीदा था टायर्स लिमिटेड से, तो इसका जो परचेज कंसिडरेशन था वो हमारा था, मान लेते हैं कि 9 लाख रखा था। परचेज कंसिडरेशन कितना रखा था स्टूडेंट्स? 9 लाख। क्वेश्चन चेंज करना, देखो अब ये समझ में आ गया होगा, इसको आप समझ सकते हो। अब आप ये देखो, यहां पे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, यहां पे अब ये एंट्री चेंज करने वाला हूं। देखो इसने ये बोला कि राज लिमिटेड कंपनी ने जब बिल्डिंग परचेज की टायर्स लिमिटेड से, तो उसने परचेज कंसिडरेशन 9 लाख रखा। कितना रखा? लिमिटेड फॉर ₹9 लाख परचेज कंसिडर, ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 9 लाख। तो अब यहां पे क्या होगा बेटा, ये 6 लाख एसेट हो गया, 4 लाख फर्नीचर हो गया, क्रेडिटर्स हमारा 2 लाख का दिया हुआ है, तो 2 लाख तो ये आएगा ही आएगा। और क्योंकि पहले से ही परचेज कंसिडरेशन बुक वाले ने बता दिया, तो यहां पे आपने 9 लाख का परचेज कंसिडरेशन रख लिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बदल गया, एसेट आपका 10 लाख हो रहा है और लायबिलिटी आपकी 11 लाख की हो रही है। तो ऐसे में आपको मैंने याद दिलाया था ना, एंट्री क्या होती है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल की जरूरत पड़ेगी तो गुडविल, यहां कम पड़ जाएगा तो गुडविल, और यहां कम पड़ जाएगा तो कैपिटल रिजर्व। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां कम पड़ गया तो यहां हम लोग लिख देंगे गुडविल, याद रखिएगा, कितने से? 1 लाख से। तो ये हमारी एक नई एंट्री आ गई, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल टू टायर्स लिमिटेड टू क्रेडिटर्स। क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है तो मैंने इसको गिवन लिख दिया और ये लिख दिया। अगर ये ज्यादा हो जाता है तो ऊपर गुडविल आएगा 1 लाख रुपए से, बाकी की एंट्री नॉर्मल चलेगी। अगली एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट, टायर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू एसपीआर यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब सेम वही तरीका है, इस बार परचेज कंसिडरेशन कितना है 9 लाख और नंबर ऑफ शेयर्स कितने 125, तो नंबर ऑफ शेयर्स इस बार अलग आने वाले हैं। अब आप इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के इनटू करके दिखाओ। लेकिन एक और चीज हो सकता है, इन दोनों एंट्रियों के बीच में एक और एंट्री हो सकती है, क्या पता कंपनी ने 1 लाख रुपए कैश में पे कर दियो या चेक से पे कर दियो। तो अगर वो चेक से पे कर देती है कंपनी, मान लो, देखो क्वेश्चन समझो, राज लिमिटेड कंपनी ने बिजनेस खरीदा टायर्स लिमिटेड से, 9 लाख रुपए परचेज कंसिडरेशन था, लैंड एंड बिल्डिंग थी हमारी 6 लाख की, फर्नीचर था हमारा 4 लाख का, क्रेडिटर्स थे हमारे 2 लाख के, और कंपनी ने साफ साफ कह दिया कि 1 लाख रुपए इमीडिएटली बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पे कर दिए गए। पेमेंट ऑफ ₹1 लाख बाय बैंक ड्राफ्ट, और फिर बोला है शेयर्स इशू किए गए एट द रेट प्रीमियम 25%। अब बोल रहा है जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। यहां हम क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग ये सिंपल एंट्री पास करेंगे, परचेज ऑफ एस बिजनेस। क्या एंट्री होगी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, टू वेंडर, टू लायबिलिटीज, मैंने कर दिया। यहां कम पड़ गया था, मैंने गुडविल ले लिया था 1 लाख। अगली एंट्री हम क्या करेंगे, वेंडर को पे करो, कितना 1 लाख रुपए पे करो, तो टायर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने क्या किया, इसको चेक से पे किया, कितना पे किया 1 लाख रुपए, क्वेश्चन में दिया रहेगा बीइंग पेड, पेमेंट मेड बाय बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, नरेशन कैसे भी लिख तो चलेगा। अब अगली एंट्री क्या इशू करोगे, अब आपने 1 लाख जैसे ही पे कर दिया बेटा, कितना बच गया 8 लाख। अब 8 लाख रुपए को एंट्री पास करोगे, एंट्री क्या होगी, यहां मैं करके दिखा रहा हूं, यहां शायद आपको पूरा दिखाई ना दे, यहां कर रहा हूं। बाकी की जो रिमेनिंग एंट्री होगी 8 लाख की एंट्री होगी, तो वेंडर अकाउंट डेबिट यानी कि टायर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये एंट्री पास होगी। अब आप कहोगे कि सर नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा, तो वही 8 लाख आ जाएगा, और 8 लाख आने के बाद जो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स पहले निकला था सेम वही नंबर ऑफ शेयर्स निकलेगा और सेम वही एंट्री बन जाएगी, क्योंकि यहाँ 8 लाख से आ गया। आप देखो यहाँ 10 लाख में से आपने 1 लाख तो पे कर दिया ना, तो ये 8 लाख आ गया, और जैसे ही 8 लाख आएगा तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकले थे 6400, सॉल्व करके देख सकते हो आप। ठीक है, तो 6400 निकले थे, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अब आप इसे सॉल्व कर दो, 6400 इंटू 100 और 6400 इंटू 25 रुपीज का प्रीमियम था, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 6,40,000 और ये 1,60,000। मतलब नंबर ऑफ शेयर्स आप निकाल लीजिएगा, और उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स किस पे निकलेगा, परचेज कंसिडरेशन 1 लाख जैसे ही आप पे करोगे, अब आपका परचेज कंसिडरेशन 9 लाख नहीं रहेगा। परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया, वेंडर को पे करने के बाद आपका वेंडर 1 लाख रुपए से कम हो गया, तो परचेज कंसिडरेशन जो है आपकी, यहां देखो आपकी जो परचेज कंसिडरेशन है स्टूडेंट्स, परचेज कंसिडरेशन जो है पहले कंसिडरेशन 9 लाख में से 1 लाख रुपए आपने चेक से पे किया है, तो आपका जो बच गया वो 9 लाख में से 1 लाख कम हो जाएगा, राइट, और आपका परचेज कंसिडरेशन 8 लाख आ जाएगा। तो ये याद रखना है, समझ गए। अच्छा, डिस्काउंट पे शेयर्स इशू होते नहीं है, तो इसीलिए डिस्काउंट का क्वेश्चन इसमें पूछेगा नहीं आपसे, तो आप बड़े आराम से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब आप क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो घर पे, और मैं एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन और कराने की सोच रहा हूं। ये तो था इमेजिनरी क्वेश्चन, अब आप इसकी मदद से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। 1-2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन करके देखते हैं और समझते हैं कि कैसे करेंगे क्वेश्चंस। देखिए एक्सरसाइज का टीएस गरेवाल का क्वेश्चन नंबर 30 ले लेते हैं, 30वां क्वेश्चन ले लें। कह रहा है कि राजन लिमिटेड ने परचेज किया है एसेट फ्रॉम गीता कंपनी 5 लाख का। कंपनी का नाम क्या है, राजन लिमिटेड, वेंडर कौन है, गीता। तो राजन ने परचेज किया है
कितना एसेट्स परचेज किया है गीता कंपनी से। तो वेंडर कौन है यहां, गीता कंपनी। गीता कंपनी देखो कितने का खरीद रहा है, कह रहा है कि इसने एसेट को परचेज किया 5 लाख का। A sum of 1 lakh was paid by means of बैंक ड्राफ्ट। 1 लाख का ड्राफ्ट पे कर दिया, ड्राफ्ट जो है 1 लाख का पे कर रहा है, ठीक है, पेड। और एसेट कितने का खरीदा, एसेट्स कितने के थे स्टूडेंट्स, एसेट्स जो थे वो 5 लाख के थे। और कह रहा है इशू किया है कितने प्रीमियम पे, कह रहा है 25% प्रीमियम पे कर रहा है। और शेयर जो इशू किया है ना, शेयर्स इशू किया है @10 है। ध्यान रखना 100 नहीं है, कितना है, शेयर्स जो है 10 है। तो जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो एंट्री इन द बुक्स ऑफ राजन लिमिटेड होगा, एंट्री इन द बुक्स ऑफ राजन लिमिटेड। ये कंपनी है और वेंडर का नाम क्या है, एक वेंडर का नाम भी देख लो, वेंडर का नाम था गीता कंपनी। वेंडर कौन है, गीता कंपनी, नाम दिया हुआ है स्टूडेंट्स। अब एंट्री देखो, लिख लेते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ये देखिए एंट्री क्या होगी, सबसे पहले इसने कितने के एसेट्स खरीदे, एसेट्स खरीदे इसने 5 लाख रुपए के। तो लिखोगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट का नाम नहीं बताया, खाली एसेट्स लिख रहा है। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर कौन है, गीता एंड कंपनी, ठीक है। कितने का खरीदा, 5 लाख का। लिखोगे बीइंग एसेट्स परचेज, बीइंग एसेट्स परचेज। फिर क्या हुआ, कंपनी ने क्या किया, ये जो राजन लिमिटेड था, फटाफट राजन लिमिटेड ने 1 लाख रुपए इमीडिएटली पे कर दिया। किसको किया, गीता कंपनी को। तो गीता कंपनी अकाउंट डेबिट तो बैंक, चेक से पे कर रहा है, कितना पे किया, 1 लाख। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज से करता तो बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर ये बिल ऑफ एक्सचेंज देता ना तो 2 बिल्स पेबल आ जाता। चेक दे रहा है तो 2 बैंक, कैश दे रहा है तो 2 कैश। ये हो गया। अब बाकी का जो पैसा बच गया है, बुक वाला कह रहा है कि इसने इशू कर दिया @10 और 25% का प्रीमियम है। तो एंट्री क्या आएगी, पहले लिख लेते हैं, गीता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब देखो पहले आपको परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा। परचेज कंसिडरेशन कितना है, कई बच्चे कहेंगे सर परचेज कंसिडरेशन तो पता ही है, कितना है, 5 लाख। गलत, क्योंकि आपने 1 लाख रुपए उसको पे नहीं कर दिया आपने चेक से। तो परचेज कंसिडरेशन कैसे आएगा, 5 लाख माइनस 1 लाख। क्यों आएगा, क्योंकि आपने पे कर दिया। तो परचेज कंसिडरेशन आ गया 4 लाख, यहां पे 4 लाख। अब नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा, परचेज कंसिडरेशन अपॉन 10 प्लस प्रीमियम। परचेज कंसिडरेशन है 4 लाख, 10 रुपए, और 10 रुपए के ऊपर 25% का प्रीमियम निकाल लो स्टूडेंट्स। तो 10 रुपए के ऊपर 25% का जब प्रीमियम निकालोगे तो कितना आएगा, कितना जरा, 2.5 रुपए। कई बच्चे 25 रुपए लिख देते हैं, 2.5 रुपए आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, 4 लाख अपॉन 12.5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, पॉइंट को हटा देता हूँ, ये 40 लाख कर लेता हूँ इसको, और 125 कर लेता हूँ, ठीक रहेगा, ये ज्यादा बेटर है। तो अब इसको सॉल्व कर दो। $32,000 आ गया नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, 32,000 शेयर्स आ गए, तो 32,000 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 32,000 आए हैं, ठीक है। तो इंटू 10 और 32,000 इंटू 2.5 रुपए, याद है ना, 2.5 रुपए। तो अगर आप ये देखो ये कितना आएगा, ये तो आपको भी पता है 4 लाख ही आएगा। अब इक्विटी शेयर्स ये आ गया 3,20,000
और इसका अगर हम 2.5 रुपए करें तो कितना आ जाएगा बेटा 64,000 और 16,000 ये 80,000 आ रहा है। तो 80,000 हम यहाँ पे दिखा देंगे। तो ये हो गया हमारी एंट्री, ये हमेशा बराबर हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स पॉइंट में तो आया नहीं है और यही इसकी पहचान है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना जरूर। कई बच्चे शॉर्टकट लगाते हैं, 4 लाख का 25% लगा देते हैं, तो वहां गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये गड़बड़ हो सकती है आपको। तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकालना चाहिए और 100% निकालना चाहिए, नहीं निकालोगे तो पछताओगे। तो बस ये हो गया हमारा। इस तरह के क्वेश्चन आई होप आपको बहुत इजी लगेंगे, कर लोगे। ये तो था क्वेश्चन एक, था परचेज ऑफ बिजनेस, सॉरी परचेज ऑफ एसेट। एक क्वेश्चन हम करेंगे परचेज ऑफ बिजनेस का, क्वेश्चन नंबर 35 है ना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आखिरी में और इससे आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। तो 35 देखते हैं। 35 जब तक आप क्वेश्चन एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ के रखो जब तक, और देखो क्वेश्चन में क्या है। देखो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखना। भारत लैंप लिमिटेड ने इशू किया है 30,000 इक्विटी, 30,000 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 फॉर अ परचेज ऑफ फॉलोइंग एसेट्स। अब देखो भारत लिमिटेड ने जो इशू किया है, इसने सीधा सीधा बता दिया 30,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं। भारत लिमिटेड इशू कितना कर रहे हैं 30,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट कितना 100। अब आप एक बात बताओ स्टूडेंट्स, अगर ये 30,000 इक्विटी शेयर पहले इशू कर रहा है तो परचेज कंसिडरेशन तो बता ही दिया ना इसने, कितना आ गया परचेज कंसिडरेशन 30 लाख का। सॉल्व करके देखो, अगर कोई 30,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए के हिसाब से कर रहा है तो कितना आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन, कितना आ जाएगा 30 लाख रुपए। आप कहेंगे कि सर अभी तो आपने पूरा ये कराई नहीं, पहले बता दिया परचेज कंसिडरेशन। बेटा अगर कंपनी कह रही है कि हम 30,000 शेयर इशू करेंगे एट द रेट 100, तो सीधी सी बात है 30 लाख का कीमत लगाई गई है। ठीक है, अब आगे देखो, कह रहा है इसने किससे खरीदा, शर्मा एंड कंपनी से। शर्मा एंड कंपनी ये हमारा वेंडर है, और वेंडर को पहले बता दिया कि देख हम तुझे 30,000 शेयर इशू करेंगे 100 रुपए के हिसाब से। तो वर्मा को पता चल गया होगा, इतना तो बुद्धिमान है ही शर्मा, वर्मा नहीं शर्मा, कि भाई हमारा 30 लाख रुपए मुझे मिलेंगे। ठीक है, अब देखो कितना कितना एसेट है, कह रहे यू आर रिक्वायर्ड टू पास द एंट्री। क्या क्या है मैं बता देता हूं, क्वेश्चन में आप देख ही रहे होगे क्या क्या है, मैं बता दूं। बोल रहा है प्लांट जो है 7 लाख का है, और लैंड एंड बिल्डिंग जो है कह रहा है 12 लाख की है। स्टॉक इन ट्रेड, शॉर्टकट में लिख रहा हूं बेटा, स्टॉक इन ट्रेड है हमारा 9 लाख, और क्रेडिटर्स जो है, क्रेडिटर्स कह रहे 2 लाख के हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 7 लाख के ये हैं, 12 लाख के ये हैं, स्टॉक इन ट्रेड 9 लाख का है, और क्रेडिटर्स कह रहे हैं 2 लाख के हैं। कह रहा है एंट्री पास करो, कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री पास कर लेते हैं। एंट्री इन द बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड। ठीक है, देखो डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, ये लो। अब देखो, क्योंकि इसने बिजनेस खरीदा इसलिए लायबिलिटी भी है, देखो यहां पे लायबिलिटी है, लिखते हैं प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक इन ट्रेड, और क्या पता गुडविल आ जाए, जगह छोड़ देते हैं। 2 वेंडर का नाम क्या है बेटा, शर्मा एंड कंपनी, और 2 क्रेडिटर्स। अब देखिए प्लांट कितने का है 7 लाख का, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है 12 लाख का, स्टॉक इन ट्रेड कितने का है 9 लाख का। शर्मा एंड कंपनी देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, परचेज कंसिडरेशन कितने का था 30 लाख का। कैसे आया ये पता चल गया ना, इक्विटी शेयर ये खुद ही इशू कर रहा है 30,000 एट द रेट 100, तो पता ही है 30 लाख। क्रेडिटर्स कितने के 2 लाख। अब आप देखो कौन सा ज्यादा है कौन सा कम, अगर मैं इसका टोटल करूं तो कितना हो रहा है बेटा, ये 19 लाख 28 लाख हो रहा है, और ये कम पड़ रहा है, ये 32 लाख है, और ये सिर्फ कितना है 28 लाख। तो एसेट्स हमारे हो रहे हैं
28 लाख के, और लायबिलिटी कॉलम हो रहा है 32 लाख का। तो ये तो गड़बड़ हो गई ना, गुडविल आना चाहिए। तो गुडविल कितने की आ जाएगी, दोनों मैच करना चाहिए ना। तो आप लिख दो गुडविल, ये तो लिखना पड़ेगा ना फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है। अब देखो गुडविल कितने का आ गया बेटा, 4 लाख का। ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर है, ये हमने बैलेंस निकाला है, बैलेंसिंग फिगर। अब एक बार टोटल करके देख लो, 7 2 9 9 18 19 20 21 22 और 2 32। तो ये हो गया, मैच कर गया ये। अब अगली एंट्री क्या होगी, आपको भी पता है, कोई अमाउंट पे तो हुआ नहीं है, तो अगली एंट्री क्या होगी, वेंडर को पेमेंट कर दो, वेंडर को पेमेंट कर दो। अब नंबर ऑफ शेयर्स बेचारे ने खुद ही बता रखा है, कितना है 30,000 शेयर्स। तो अब हमें शेयर्स भी निकालने की जरूरत नहीं है। तो एंट्री क्या होगी, शर्मा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट and company account debit to equity share capital। कितना शेयर्स है, 30,000 एट द रेट 100। और आपको भी पता है शर्मा एंड ये तो 30 लाख ही आया है, तो ये 30 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये हो गया, बीइंग 30,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 इशूड, खेल खत्म। इस तरह से करना है। कई बार बुक वाला बड़ी चालाकी से क्या बोलेगा, 30,000 इक्विटी शेयर इशू कर दिया, तो आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं लेना है। परचेज कंसिडरेशन आपको दिया हुआ है, इसके मतलब इसके बदले में आप गुडविल निकलेगा या कैपिटल रिजर्व निकलेगा, वो निकाल लो। और उसके बाद आपको नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं निकालने पड़ेंगे, सबसे अच्छी बात ये है। तो मैं समझता हूँ इस तरह के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, यू कैन ट्राई एट होम। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं दे देता हूँ, और मंडे को जब हम क्लास लेंगे तो ये क्वेश्चंस आप जरूर करके रखिए जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो होमवर्क लिख लो बेटा, यहाँ पे होमवर्क क्या है, जो क्वेश्चन दे रहा हूं यही करना, ठीक है। होमवर्क है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 30 से लेके, और आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 36 तक कर सकते हो। इनफैक्ट 37 भी कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा 36 तक ही करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करना है, और एग्जाम्पल भी ट्राई कर सकते हो। एग्जाम्पल तो बहुत आसान लगेगा, मैं तो बल्कि इनफैक्ट यही कहूंगा कि एग्जाम्पल पहले करिएगा आप, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी बता देता हूं, नोट कर लो, एग्जाम्पल नोट कर लो। एग्जाम्पल करना है आपको 33 34 35 36। तो 33 से, एक तो 33 करना है, 35 करना है, 34 मत करना, 34 अभी मैंने कराया नहीं, और 36 और 37 ये ट्राई कर लीजिए, ठीक है। इतना ही है, इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे।